तो मैं साथ था मुफ्ती साहब के 12 लाख रुपए लेके मेंबरशिप बेच दी। शहर के लीडर जो बोल रहे हैं ना, मैं ये पार्टी में गया 5 करोड़ का फंड लाया, 10 करोड़ का फंड लाया, ये सब क्योंकि पूरे सियासतदान मिले हुए, पब्लिक का हक मारा जा रहा है। सनत दुश्मन मैं अभी भी हूँ। आपस में मिलकर ठेकेदारी का बिजनेस कर रहे हैं, 3 कंपनी में पार्टनर है लोग। लाखों आवाम की सेहत खतरे में थी और ये इलेक्शन में 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया साहिबान खर्चा कर रहे थे। यहाँ कहाँ से रहा है? आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1000 करोड़ रुपये का घोटाला है। पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूं। 90% काम अपने फंड से आए। नामी बेनामी प्रॉपर्टीज 5 से 700 करोड़, 2 से 250 करोड़, 150 से 200 करोड़, ये सब इंक्वायरी भी निकलेगी तो मालूम पड़ेगा। वेलकम टू मराबा किड्स मॉल, इस्लामपुरा, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। पूरे शहर में मेटालिक रोड जनरल फंड से जो बन रहा है वो अलग, लेकिन 450 से ये अंडरग्राउंड कटर 550 करोड़ की, ये प्रूफ है ना, प्रूफ लेकर आया हूँ मैं सबको देता हूँ अभी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, ये प्रूफ है, उसी के तहत आया है। ये शहरियान, ये लीडरों ने जितनी कुदाल मारी है 90% काम अपने फंड से आए हैं, यानी अपनी कोशिशों से आए हुए। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना, तो ये मालदा में बन रहा है, जिसके ज़रिए से जो आवाड़ी नाला और मालेगांव से गंदगी बहकर गिरना डैम में जाती है। तो आने वाले 25 सालों में 20 सालों के बाद जो है, तो हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है, तो उनको पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं हो सकेगा। इसके लिए हमने दूरअंदेशी रखते हुए इस काम को करवाया है। ये इसके फ़ोटोज़ भी है और जो हमारे करस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट से हुए हैं, तो उनकी तमाम तफसीलात यहाँ पर इस फाइल में दर्ज है। ये शहर के मामलात को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने जो पिटीशन दायर की थी, उसमें पब्लिक हियरिंग भी रखी थी। आप लोग भी आए थे वो हियरिंग में। उस हियरिंग में पब्लिक ने पूरे मसाइल रखी थी, हमने भी मसाइल रखे थे। उन मसाइल के लिए जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी बनी। जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी ने सजेस्ट किया एनजीटी को। एनजीटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास किया और उसके तहत फंड आए मालेगांव में। हकीकत ये, शहर के लीडर जो बोल रहे हैं ना, मैं ये पार्टी में गया 5 करोड़ का फंड लाया, 10 करोड़ का फंड लाया, ये सब कुछ नहीं है, झूठ बात है। हाँ असेंबली इलेक्शन में भी आप उतर गए जी, उसके लिए मेरी जानिब से तो आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ताकीद हो गई। असेंबली इलेक्शन के नॉमिनेशन शुरू हो गए, आप डिसीजन ही लेने में रह गए। अभी जैसे इलेक्शन के लिए जो जो चीज़ लगती है वो सारे नौजवान आपके पास अवेलेबल नहीं है। अभी जो ताम झाम है, या पोलिंग बूथ पर पहुंचना है बराबर, और वोटर लिस्ट जो है उसकी स्टडी करना है जी, है ना, एरिया वाइज जो है उसको तकसीम करना है। मेरे हिसाब से तो अभी भी ताखीर नहीं हुई है, क्योंकि अभी वोटिंग के लिए 20 दिन बाकी है। थोड़ा बात करना चाहूँ। एक मिनट, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ताखीर नहीं हुई है, 20 दिन बाकी है। और शहर का जो रुझान है वो चेंज का है, पारियाँ चेंज हो रही है, फंड गायब हो रहे हैं, पब्लिक का हक मारा जा रहा है, पब्लिक बर्बाद हो रही है, शहर बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, वोट देने के टाइम माइंड चेंज कर देने का और कलीम यूसुफ अब्दुल्ला को वोट दे देने का। अगर शहर में वाकई में चेंज चाहते हो, तब्दीली चाहते हो, तो लीडर तब्दील करो, मेरा ये कहना है। जो आपकी पिटीशन दाखिल हुई थी उसके फैसले के बाद में जो भी शहर में हाँ, तो बुनकरों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये कौम के दुश्मन है, ये इंडस्ट्री के दुश्मन है और इनकी वजह से हमारी सड़कें बंद जी। लेकिन उसके असरात जो बाद में जो आपने जी, बताया, ये सारे उसके मुस्बित असरात, मजबूत है। तो वो जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसके बारे में आप सनत दुश्मन मैं अभी भी हूँ। उनके लिए जो कचरा जलाएंगे और जो गिट्टी का कारखाना गैर कानूनी तरह से चलाएंगे, उनके लिए सनत दुश्मन मैं आज भी हूँ। हम लोग दोगली पॉलिसी करने वाले गाँव की पॉलिटिक्स में नहीं आए, इंसाफ कायम करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए आए। ये हकीकत बात है, कोई दोगली पॉलिसी नहीं करना है। आप शहर की साइजिंग मानकान को लेकर, पोल्यूशन बोलो या कोई भी मामला लेकर आप एनजीटी गए, उस वक्त आपके हालात या शहर के बुनकर आपके खिलाफ है, तो आप कैसे उठेंगे? इतनी पूरी समाज है, कोई बुनकर खिलाफ में नहीं है। अगर कोई कचरा जला रहा है, अगर वो खिलाफ में रहेगा तो हमको उससे कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सनत का दुश्मन भी आपको बोला गया है। उनके लिए हम सनत दुश्मन हैं, लेकिन जो कचरा जलाते थे वो खुद हमारी तारीफ़ करते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, शहर के जो 100-150 साइजिंग मालकान हैं, उनके प्लास्टिक जलाने की हम मुखालफत की है और हम उनकी सनत के ख़िलाफ़ नहीं है, न साइजिंग मालकान के ख़िलाफ़ है, न साइजिंग मालकान हमारे ख़िलाफ़ है। साइजिंग मालकान हमको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियों में दावत देते हैं, मिलते हैं, और उन्होंने खुद ये कहा है साइजिंग मालकान ने कि अगर कभी आप ये कोशिशें नहीं करते तो हमारी कॉस्टिंग की मजबूरी थी, हम नहीं रुक सकते थे। तो हमने जो साइजिंग मालकान को कचरा जलाने से रोका, वो सनत दुश्मनी नहीं है, वो शहर की सेहत दोस्ती है।
लाखों आवाम की सेहत ख़तरे में थी, तो हमने उनकी सेहत को तरजीह दी और हमने ये ख़तरा मोल लिया। बज़ाहिर लोग समझते हैं, या मीडिया के कुछ लोगों ने, कुछ मुफाद परस्तों ने, कुछ हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर ये टैग लगाने की कोशिश की कि हम सनत दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह इस बात को बेहतर जानता है कि हमने सनत दुश्मनी में कुछ भी काम नहीं किया। हमने सेहत दोस्ती में काम किया, बल्कि कुछ साजिश मालकान और कुछ सियासतदान इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद इस बात की कोशिश की है कि पावरलूम को नीरी और इसके मामलात में इंक्वायरी में घसीटा जाए, लेकिन हमने फ़ौरन एनजीटी को लिखा कि पावरलूम सनत से लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और इससे हमको कोई तकलीफ़ भी नहीं है, तो क्यों इंक्वायरी का रूप गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है? इसमें कोई सियासी साजिश कार फरमा है। और साजिश मालकान अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह डूबता इंसान बचाने वाले को पकड़ लेता है, उस तरीके से ये कोशिश की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कचरा माफिया जो है तो उनकी ये कोशिशें नाकाम हुई और कारखानादार जो है पावरलूम वाले, उनको भी किसी किस्म की कोई तकलीफ हमने होने नहीं दी। अगर शहर ने आपको पसंद नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो क्या खिदमत आपके किस तरह पीछे की है? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी आज तक खिदमत जो रही है फ़ी सबीलिल्लाह रही है, किसी से हमने आज तक 1 रुपया नहीं लिया और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर हम खिदमत करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि शहर की सियासत में चेंज आए, क्योंकि पूरे सियासतदान मिले हुए हैं, आपस में मिलकर ठेकेदारी का बिज़नेस कर रहे हैं। 3 कंपनी में पार्टनर है लोग पर्दे के पीछे। इसका राज अभी फाश होगा इंशाल्लाह। हमने ईडी में और सब जगह कंप्लेंट की है, मैंने खुद मेरे नाम से, और हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की। नाम बताएंगे किसके? जो गांव में कुछ कचरा कर रही है, मिली भगत है, सभी सियासतदान मिले हुए, मैं बोल रहा हूँ खुला। अगर एक भी आदमी ईमानदार होता, दूसरे सब जेल में होते। एक फैमिली के पास 500 से 700 करोड़ की ज़मीन है, नामी बेनामी प्रॉपर्टीज़ 500 से 700 करोड़, 200 से 250 करोड़, 150 से 200 करोड़, ये सब इंक्वायरी अभी निकलेगी तो मालूम पड़ेगा। और ये इलेक्शन में 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया साहिबान खर्चा कर रहे थे, यहाँ कहाँ से रहा है? आवाम के पैसे है ना। आवाम को लूटा जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ज़ात पात के और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर। जैसा अभी आपने बताया करप्शन की एलिगेशन है, हाँ है ना, बदगुमानी है, भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं शहर को जो है जवाल की तरफ धकेलने का ये पूरा है। इससे पहले भी शहर ने ये तजुर्बा करके देख चुका है, और आप खुद आपके वालिद मोहतरम बुजुर्ग और यहाँ खुद बैठे हुए, वो खुद भी थे, नारा दिया गया इस्लाह सियासत का, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? जिसको वहाँ पर शहर के आवाम ने सरों पर बैठाया, आप लोग भी उसमें बहुत आगे थे और हजरत भी बहुत आगे थे, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? क्या ठेकेदारी खत्म हो गई, कमीशन खोरी खत्म हो गई, लूटमार खत्म हो गई, बदगुमानी खत्म हो गई? हर चीज में तो अजाफा हुआ, बढ़ावा हुआ। अभी आप फिर से एक तजुर्बे की बात कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त पूरा शहर एक तरफ था। तो अभी ऐसी सूरत में आप क्या स्टेप लेने वाले? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? शहर एक बार धोखा खा चुका है, अब क्या फिर से धोखा खाएगा? और अगर आपको कुछ मिल भी जाता है तो क्या वापस उस तरह की हरकत नहीं होगी? मैं अगर पावर में आऊँगा इंशाल्लाह, अगर असेंबली में मुझको पब्लिक जिताती है तो मेरा सबसे पहला मिशन रहेगा इंक्वायरी। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह इंक्वायरी निकालने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि मैं अगर पावर गारंटी आपको? बिल्कुल गारंटी है, कलीम यूसुफ अब्दुल्ला कोई खरीद नहीं सकता इंशाल्लाह। ठेकेदारी में कमीशन ना कोई डरा सकता। पार्टनरशिप, ये सब उन लोगों ने लिया जिनको शहर की आवाम ने फला बहबूद के लिए, शहर के मुफाद के लिए उनको वहाँ दिया, लेकिन उसका क्या हासिल? सबसे पहली फैमिली उनको सपोर्ट करने वाली हमारी थी, मैं आपको मुफ्ती साहब को। देखिए, मैं उस वक्त मुफ्ती साहब के बहुत करीब था। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं आप इसी में बस कर देंगे या घर घर जाएंगे, जलसा लेंगे, कैसे आवाम? 15 दिन तक मैं पूरे घर घर जाऊँगा, एक एक घर जाऊँगा, एक एक घर जाके वोट मांगूंगा। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जितनी है पूरे कौम में, हर बिरादरी की, हर जात की, हर तबके की, सबसे मिलूंगा। और सोशल मीडिया पे आज 60% इलेक्शन है। आपके मुखालिफिन ने बोल रहे हैं कि वोट कटवा भी है आप? वोट कटवा? वोट कटवा मैं जो मुखालिफिन समझे वो कोई बात नहीं। एक सवाल है, निशानी क्या मांगे आप लोग? ये निशानी हमने मांगे हैं बैट, ऑटो रिक्शा या डायमंड, तीनों में से जो निशानी मिल जाए इंशाल्लाह उस पर हम लड़ेंगे। एनजीटी में आपने जो केस दाखिल की थी, शहर का उस वजह से, यानी प्लास्टिक जलाने से और इससे शहर का कितना नुकसान हो रहा था, कौन कौन सी बीमारियां, हाँ। और शहर में किस टाइप के अभी मरीज जो पाए जा रहे हैं? कई कैंसर के हॉस्पिटल्स जो है वो मालेगांव शहर में आने के लिए तैयार है, इस वजह से कि शहर में वो मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या आपका राइट टू फ्रेश एयर सबसे पहला बुनियादी हक है शहरी का। राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू लाइफ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमसे छीना जा रहा था।
साइजिंग में कचरा जलाया जा रहा था, प्लास्टिक गिट्टी के कारखाने रेसिडेंशियल एरिया में रिहायशी इलाकों में चल रहे थे, उसके खिलाफ मालेगांव शहर के अंदर जो सड़कें हैं उसके अंदर जो गड्ढे हैं, जो धूल है, शहर में जो ग्रीनरी की कमी है, डंपिंग ग्राउंड जो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने में मजबूर कर दिए, वहाँ पर 5000 घरों जो IHSDP कॉलोनी है वहाँ पर, उसके खिलाफ भी मेरी जंग जारी है। हमारी पिटीशन उसके खिलाफ भी है, हमारी पूरी कार्रवाई जारी है, उसकी भी इंक्वायरी निकालेंगे। मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है वो, आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1000 करोड़ रुपये का घोटाला है वो, IHSDP जो घर की कॉलोनी। तो ये जो हक छीना जा रहा था, इसके खिलाफ हमने अपनी जंग लड़ी। उसके अंदर पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मालेगांव में, ओपन गटर को ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑर्डर लाया NGT के ज़रिए, ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म करने के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव का ऑर्डर लाया, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। प्रभाग अधिकारी को फ़ोन करते कि फला फला का अतिक्रमण मत तोड़, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये सब दोगली पॉलिसी के खिलाफ और सियासी लूटमार के खिलाफ, बैतुल-माल की लूटमार के खिलाफ हम लोग आए हैं। अगर आवाम हमें साथ देती है और हम अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूंगा इंशाल्लाह। आपने अभी कहा कि चैलेंज किया ओपन डेबिट का, हाँ, क्योंकि नामुमकिन है, तो आप मुमकिन बनाओ, मुमकिन बनाना आप लोगों को मीडिया वालों को मुमकिन बनाओ। आप अगर डिबेट रखते हो तो मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि मेरा सामना करो। मीडिया वाले करेंगे क्या, वो तो बताइए। हाँ देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं साथ था मुफ्ती साहब के। सियासत में हमारे आने की अभी जो असल वजूहत में से एक वजह ये भी है कि जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सियासत में आने का और तीसरा महाज कायम करने का जब इरादा किया तो हम उसके बुनियादी अराकीन में से एक थे, हम फाउंडर मेंबर थे। जब 3-4 जलसे मुफ्ती साहब के कामयाब हो गए, काफ़ी रश रहने लगा, तो मैं मुफ्ती साहब से मिला। मतलब मुफ्ती साहब अपने तो बहुत कामयाबी मिल रही है अपने को, काफ़ी भीड़ रही जलसे में। तो उन्होंने कहा कि आसिफ गर्दी तो बहुत रह रही, लेकिन अपना टिकट उम्मीदवारी का लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि ये तो बड़ी हैरत की बात है कि इतना रश होने के बाद कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं उम्मीदवारी का। तो हमने हमारे वालिद साहब को, जिस वार्ड में शेख रशीद साहब का घर है, उस वार्ड से हमने उम्मीदवार नामजद किया, वार्ड नंबर 18 से। और हमने मुफ्ती साहब की उस वक्त तन मन धन से इस्लाह सियासत के नाम पर मदद की। हम सबसे पहला ख़ानदान था हमारा जिसने शामनामा में निस्फ पेश का, बड़े बड़े इश्तिहारात हमने निस्फ पेश के लगाए, और जिसमें हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर इस्लाह सियासत का जब उन्होंने दावत दी तो हमने उसको लब्बैक कहा और उनका साथ दिया। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया तो 27 उम्मीदवार जीत गए। मुफ्ती साहब को उस वक्त तक मैं मुआहदा लिखने में, स्टेज के ऊपर कंटेंट लिखने में, स्टेज पे क्या बोलना है उन बातों में उनको राय मशवरा तक दिया करता था। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अरकान थे वो उनके हम लोग बिल्कुल साथ में बैठा करते थे। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो 27 सीटें जीत गई, तो मुफ्ती साहब ने उनकी दावत रखी खाने की। खाना तो कोई महंगा नहीं होता, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगा, दिल दुखा कि यार ये क्या बात हुई। उन 27 लोगों के बाद उन्होंने हमको कोऑप्शन के लिए फ़ोन किया कि कोऑप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपया। अतीक महिंद्रा साहब मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने हमको फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि यार भाई पैसा तो हम लोग लगाएंगे नहीं, कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं हमको। अगर हमारी काबिलियत लियाकत पर भरोसा है आपको और हमारे कामों पर, तो आप हमको करीब कीजिए। तो उन्होंने दूसरा फ़ोन किया मुझको, बोले कि यार 5 नहीं, कम से कम 3 दे दो, पार्टी को लगेगा। और इस बात पे मैं कसम खाकर भी बोल सकता हूँ, अभी कसम खा लेता हूँ कि 3 लाख रुपये दे दो। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो बोले मुफ्ती साहब ना इस बात पर वजीद हैं कि यार आसिफ से पूछ लो कि वकील साहब को कोऑप में लेना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो शहर में मैसेज गलत जाएगा। अगर वो नहीं बोल दे तो लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 1 लाख दे दो। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, उम्मीदवार हमारे वालिद साहब तालीम याफ्ता है, अगर आपको लगता है पार्टी का सपोर्ट रहेगा, पार्टी को सपोर्ट करेंगे और काम काज करेंगे आवाम का, तो आप लो। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 लाख का मांगने के बाद फिर फ़ोन रख दिया, और बाद में मालूम पड़ा दूसरे दिन के 12 लाख रुपये लेके ज्योति भोसले मैडम को उन्होंने कोऑप की मेंबरशिप बेच दी। ज्योति भोसले के जो शोहर हैं दीपक भोसले साहब, उनका शराब की दुकान है उनकी, और उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने तीसरा मास के लिए कोई काम अमल नहीं किया था, कुछ काम नहीं किया था उन्होंने, और उनको उन्होंने दे दिया। ये पहला। लेकिन अगर उस वक्त हम बोलते तो लोगों को ये लगता कि यार इनको ओहदा नहीं मिला या कोऑप में नहीं लिया तो ये शिकायत कर रहे हैं, तो हमको खामोश बैठना पड़ा मजबूरी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब कोई MLC का इलेक्शन होता, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, उनको फ़ंड मिलता, उनको लगता है यह मेरा ज़ाती फ़ंड है, मेरी काबिलियत तो मुझको मिल रहा है, जबकि ये कौम फरोशी है। आप मुफादात को बेच रहे हो, कौम के मुफादात को आप बेच रहे हो। और
उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब हमने कंप्लेन शुरू की सोशल मीडिया पे कि फला ठेके से ये काम गलत हो रहा, फला ठेके का ये काम गलत हो रहा, ये रोड गलत बन रहा, तो ठेकेदार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि कलीम भाई आपको नहीं मालूम कि हमको कितना बांटना पड़ता है। तो हमने कहा कि यार ये तो आमदार निधि का काम है, इसमें काहे का बांटना। तो बोले यार हमको आमदार साहब को भी देना पड़ता है। तो अगर आमदार साहब भी एक सवाल है जी आमदार साहब भी अगर लेने देने में पड़ गए, आमदार साहब भी लेने देने में अगर पड़ गए तो अल्लाह रसूल के नाम लेने की उनको उस वक्त ज़रूरत क्या थी? हमें और पूरी शहर के आवाम को धोखा देने की ज़रूरत क्या थी? तो आवाम को उन्होंने खुलेआम धोखा दिया और वो माल की और जहाँ की मोहब्बत में पड़ गए। उन्होंने शहर के तमाम जो दीनी ओहदे हैं उनको अपने हाथों में संभाल कर रखा हुआ है, ये जहाँ की मोहब्बत है, और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कमीशन ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। एक मिनट। और उन्होंने खास बात यह है कि तीसरे मास के जितने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान थे तीसरे मास में उस वक्त, वो सब उनसे दूर हो गए, कुछ एक को छोड़कर सभी उनसे दूर हो गए। उन्होंने सबकी मेहनत की, सबकी कुर्बानियों की, सबके जज्बे की नाकदरी की मुफ्ती साहब ने। और मुफ्ती साहब के दिल से अल्लाह का डर जो है, जो हर किसी के दिल में होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है कि निकल गया है। दूसरे लीडरान की मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लीडरान भी सब ऐसे ही हैं। तमाम सियासी घराने जो है वो खुलेआम बैतुल माल की लूट मार को हुनर समझ रहे हैं और आवाम को अनगिनत मसाइल, आवाम जो है वो अनगिनत मसाइल से जूझ रही है, जुल्म सह रही है, परेशानियाँ सह रही हैं। तो एक शेर उस पर से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मज़लूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जब जुल्म कोई हद से बढ़ता है तो मूसा कोई पैदा होता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे जिन्होंने फ़िरौन के जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया। और आज अल्लाह ने हमारे भाई कलीम अब्दुल्ला को मज़लूमों की मदद के लिए उतारा है। 17 साल के बाद ये दर्द कैसे छलका? दर्द तो हमारा कई बरसों से छलका हुआ है साहब।